इस 1992 स्कैम को इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम माना जाता है और पब्लिक और हमारे लिए इसे हर्षद मेहता स्कैम के नाम से जाना जाता है। बट इसमें सिर्फ हर्षद मेहता इन्वॉल्व नहीं थे, बड़े बड़े बैंक्स, बैंकर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मिनिस्टर और इवन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थे एज पर ऑल द रिपोर्ट्स। क्योंकि एक इंडिविजुअल इंसान के लिए इतना बड़ा स्कैम करना और वो भी इतने बड़े लेवल पे वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हर्षद मेहता को अमिताभ बच्चन कहा जाता था स्टॉक मार्केट का। मीडिया ने हर्षद मेहता को बिग बुल का टैग दिया था, जो अपने 15,000 फुट के पेंट हाउस सी फेसिंग में रहा करते थे और टोयोटो लेक्सस चलाया करते थे, जो उस समय इंडिया में सिर्फ हर्षद मेहता के पास थे। He was the cover page for various magazines like Business Today and he was also considered one of the richest person in India. 1990 में हर्षद मेहता इंडिया के सबसे बड़े एडवांस टैक्स पेयर बने by paying 26 करोड़, even more than धीरूभाई अंबानी। ऐसा कहा जाता था कि जब तक हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में थे, इंडियन स्टॉक मार्केट कभी नहीं गिरा। बट हर्षद मेहता थे कौन? एक गुजराती फैमिली का लड़का जिसने 1976 में अपनी बीकॉम कंप्लीट करी और उसके बाद काफी सेपरेट जॉब्स करी। बट इन अर्ली 80s वो स्टॉक मार्केट में एंटर हुए। कुछ साल वहां काम करने के बाद, स्टॉक मार्केट को समझने के बाद उन्होंने खुद की एक फर्म खोली, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, और वहीं से शुरुआत हुई हर्षद मेहता की बिग बुल बनने की। ऐसे बहुत से शेयर हैं जिनकी प्राइस आसमान तक पहुंचा दी गई, जिसमें सबसे आगे एसीसी था, जिसकी शेयर प्राइस 200 रुपए से 9,000 तक पहुंचा दी गई, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। हर्षद मेहता बल्क में अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे ताकि कंपनी की डिमांड बढ़े और उस शेयर की प्राइस भी इंक्रीज हुई। बट इतने सारे पैसे हर्षद मेहता ला कहां से रहे थे? वेल, शुरुआत में एक बहुत बड़ा लॉस खाने के बाद हर्षद मेहता ये समझ गया था कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वही स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। उसी पैसों के चक्कर में हर्षद मेहता ने मनी मार्केट में एंट्री ली और वहीं से शुरुआत हुई इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की। मनी मार्केट में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में डील करते हैं। मनी मार्केट उस समय स्टॉक मार्केट से काफी बड़ा था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स मतलब एक तरह की फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड सेल करती है ताकि वो पैसे रेज कर सके। सो सपोज आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे, उसके बदले में आप कुछ पैसे दोगे गवर्नमेंट को एक फिक्स टर्म के लिए, और वो टर्म कंप्लीट होने के बाद एक प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट पे आपको आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में इस केस में आप बैंक या गवर्नमेंट को लोन देते हो और बैंक या गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट समेत आपके पैसे लौटा देता है कुछ समय बाद। उस समय मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ नाम मात्र थी। जो सेबी था उसके पास कुछ भी पावर नहीं थी। जो भी इरेगुलेशन हो रहे होते हैं मार्केट में, उनको लेकर सेबी कुछ नहीं कर सकता था। और ये जो पूरा स्कैम हुआ वो स्पेकुलेशन पे हुआ, जैसे किसी चीज की अफवाह फैला देनी ताकि उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाए या फिर घट जाए, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसका मतलब ये है कि कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन समय से पहले लीक कर देनी उसी के एम्प्लॉयज द्वारा। और ये सारी चीजें हो रही थी क्योंकि उस समय रेगुलेशंस नहीं थे। हर्षद मेहता जब मनी मार्केट में घुसा तो उस समय फॉरेन इंस्टीट्यूशन और फॉरेन बैंक्स की मोनोपोली थी, और जो इंडियन बैंक्स थे वो बैंकरप्सी के कगार पे थे। जो इंडियन बैंक्स थे वो रेगुलेशंस के चलते ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं पा रहे थे। मनी मार्केट में एक बायर बैंक होता है और एक सेलर बैंक होता है। जो बायर बैंक होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करता है सेलर बैंक से और उसको पैसे पे करता है। अब इस बायर और सेलर के बीच आता है ब्रोकर, जो इस डील को करवाने में मदद करता है। ये जो ट्रांजैक्शन होती है बायर और सेलर के बीच में, ये अक्सर काफी ज्यादा टाइम लेती है। सो हुआ ये कि बायर बैंक ऑलरेडी पैसे ब्रोकर के अकाउंट में डलवाने लगा ताकि जब भी एक अच्छी डील आए तो ब्रोकर उस ट्रांजैक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। पैसे डायरेक्ट ब्रोकर अकाउंट में आना वाज अ कॉमन प्रैक्टिस जो बहुत सालों से हो रही थी बिफोर हर्षद मेहता। ये इलीगल नहीं थी बट ये लीगल भी नहीं थी। सो हर्षद मेहता ने इंडियन बैंक्स को ये भरोसा दिलाया कि वो उनको ज्यादा रिटर्न ला कर देंगे। सो व्हाट हर्षद मेहता डिड कि जो पैसे उनके अकाउंट में आते थे वो उसको यूज करते थे स्टॉक मार्केट में ताकि शेयर की प्राइस इंक्रीज करी जा सके। वो बल्क में पैसे इन्वेस्ट करते थे ताकि उस कंपनी की डिमांड बढ़े और शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो। जब भी एक बैंक पैसे रेज करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरे बैंक से, तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में वो एक बीआर देते हैं, बैंक रिसीट, जो ये प्रूफ होता है उस ट्रांजैक्शन और डील के कंप्लीट होने का।
चीजें ज्यादा खराब जब हुई जब हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट को ऊपर चढ़ाए रखने के लिए फेक बीआर बनाना भी स्टार्ट कर दिया। कुछ ऐसे छोटे बैंक से जो ऑलरेडी बैंकरप्सी की कगार पे थे, जैसे बैंक ऑफ कराड़ और मुंबई मर्सेंटाइल को एजेंट बैंक। अब उस फेक बीआर के बदले हर्षद मेहता बाकी बैंक से पैसे रेस करवाते रहे और बाकी बैंक्स को ये लगता था कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में पैसे दे रहे। फिर डील खत्म हो जाने के बाद, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के बाद हर्षद मेहता वो फेक बीआर बैंक से वापस ले लेते थे और उनको पैसे लौटा देते थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा कहा जाता है कि हर्षद मेहता ने इन रेगुलेशंस का फायदा तो उठाया, बट उन्होंने हमेशा पैसे टाइम पे कर देते थे और यही चीज कंटिन्यूसली चली आ रही थी। जब 1990 में इंडियन गवर्नमेंट बहुत बुरे हाल से गुजर रही थी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स और लीडर्स रिजाइन कर रहे थे, इंडिया क्राइसिस से गुजर रहा था, बट इंडियन स्टॉक मार्केट गिर नहीं रहा था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, हर्षद मेहता वाज द वन जो स्टॉक मार्केट को ऊपर रख रहे थे। आरबीआई को पता थी कि जो चीजें हो रही थी मार्केट में, पर रेदर देन टेकिंग एक्शन उन्होंने रेगुलेशंस निकाल दी, जिसको बैरली किसी ने सीरियसली लिया अनटिल 22 अप्रैल 1992, जब सुचिता दलाल, एक जर्नलिस्ट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, ने एक आर्टिकल छापा सेइंग कि हर्षद मेहता ने 500 करोड़ का स्कैम किया है एसबीआई के साथ। उसी न्यूज ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया और आरबीआई ने इस चीज की इंक्वायरी करने का डिसीजन लिया। बट ये 500 करोड़ का सीन क्या है? 500 करोड़ रेज किए थे हर्षद मेहता ने एसबीआई से, और वो भी बिना किसी बीआर के। जब एसबीआई के चेयरमैन और उनके सीनियर मैनेजर को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने हर्षद मेहता से बीआर मांगी या फिर सारे पैसे लौटाने के लिए कहा, जिसपे हर्षद मेहता ने ये कहा कि उनके सारे एसेट और उनका ऑफिस सीज कर दिया है सीबीआई ने, इसलिए वो बीआर लौटा नहीं पाए और उन्होंने 1 वीक का टाइम मांगा सारे पैसे लौटाने के लिए। अब उस 500 करोड़ को लौटाने के लिए हर्षद मेहता ने फिर से किसी और बैंक से पैसे रेज किए बिना किसी बीआर के या फिर फेक बीआर के, और सारे पैसे लौटा दिए। सिर्फ 6 करोड़ बाकी थे जो हर्षद मेहता 24 अप्रैल को लौटाने वाला था। बट एक दिन पहले एसबीआई की किसी एम्प्लॉय ने वो 500 करोड़ की न्यूज सुचिता दलाल को फॉरवर्ड कर दी और वो आर्टिकल छप गया। वो आर्टिकल तो सच नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पैसे हर्षद मेहता ने लौटा दिए थे, बट उस आर्टिकल का इम्पैक्ट पूरे इंडिया में हो गया। और शायद अगर वो आर्टिकल सामने नहीं आता तो शायद हर्षद मेहता कभी स्कैम बनता ही नहीं। जब एक इंडिविजुअल आदमी इतना बड़ा बन जाता है तो उसके पीयर्स जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत टाइम से जिनकी मोनोपोली है, उनको ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती कि कोई और उनसे आगे निकल गए। इसलिए जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये सामने आया कि इसमें तो सारे शामिल थे, जैसे सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, एसबीआई सब्सिडरी बैंक एनएचबी और आरबीआई गवर्नर। ऐसा कहा जाता है कि हर्षद मेहता ने अप्रैल 1991 में जब स्टॉक मार्केट 1200 पे था, उसको 4467 पे लेकर गए, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन स्टॉक मार्केट भी गिरा। वही लोग जो हर्षद मेहता को भगवान कह रहे थे, वही लोग अब हर्षद मेहता को चोर कहने लगे। हर्षद के सारे एसेट सीज कर दिए गए। हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल केस और 600 सिविल सूट लगाए गए, और हर्षद मेहता और उनकी फैमिली को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से। हर्षद मेहता ने काफी नामी वकील को हायर किया, राम जेठमलानी जी। 16 जून 1993 को राम जेठमलानी जी और हर्षद मेहता ने क्लेम किया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं, पीवी नरसिम्हा राव को। ऑब्वियसली उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज से, और राम जेठमलानी जी ने यह भी कहा कि इस स्कैम को हर्षद मेहता स्कैम मत बोलो, अगर कुछ नाम देना ही है तो इसे पीवी नरसिम्हा राव स्कैम बोलो। हर्षद मेहता वॉज नॉट अलोन। काफी लोग ये सेम प्रैक्टिसेस काफी टाइम से कर रहे थे, सिंस 1979, बट शायद इतने बड़े लेवल पे आज तक नहीं। एंड में एक ही नाम सुनाई देता है, और वो है हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता डिड बाउंस बैक, एटलीस्ट फॉर अ व्हाइल, इन 1998 में, जब वो सिक्योरिटीज एडवाइजर बने जो टिप दिया करते थे। बट किसी केस के चलते उनको 5 साल की सजा सुना दी गई, और 2001 में उनकी डेथ हो गई बाय हार्ट अटैक। इस स्कैम का साइज एज पर ऑफिशियल रिपोर्ट 4000 करोड़ माना जाता है, बट ये नंबर वाज ऑन द बेसिस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉस, जो 91 से 92 के बीच हुआ। इसमें पीएसयू के 5000 करोड़ के लॉस की बात नहीं होती, और ना ही 84 से 90 के बीच में जो स्कैम हुआ उस बारे में भी। सो अकॉर्डिंग टू वेरियस सेपरेट रिपोर्ट, ये नंबर 12 से 13,000 करोड़ के बीच आता है, और वो भी उस समय के। वेल, एक चीज तो पक्का है, एक इंडिविजुअल आदमी इतना बड़ा स्कैम अकेले नहीं कर सकता। वैसे स्कैम की एक और स्टोरी है जो हर्षद मेहता की वाइफ ज्योति मेहता ने बताई है, और वो भी 30 साल बाद, जिसमें उन्होंने वो हर चीज के बारे में बात करी है जो हर्षद मेहता के साथ हुई।
बट उसके लिए आई नीड सम टाइम। सो अगले थर्सडे को इसी चैनल पे ज्योति मेहता की स्टोरी। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए।